Hello students, you are welcome to our YouTube channel. Now we are going to start our class on passive. पिछली लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डाइट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल का जो पास्ट फॉर्म होता है, मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म, उसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो अपना जो मूल टॉपिक है वो है पैसिव, और आज का हमारा जो सब टाइटल होगा, सब टॉपिक होगा, वो होगा इन्फिनेटिव वर्ब। आज मैं जो आपसे बात करूंगा इन्फिनेटिव की बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है। हालांकि वर्ब के टॉपिक में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन्फिनेटिव वर्ब्स। इन्फिनेटिव वर्ब को मैंने स्पेशली डिफाइन किया है वहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो वर्ब की अपनी वीडियोज हैं उसमें आप इन्फिनेटिव को देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आप कह दूँ कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है फुल इन्फिनेटिव, और सेकंड होता है बेयर इन्फिनेटिव। ये जो फुल इन्फिनेटिव होता है इसका मतलब होता है टू के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो बेयर इन्फिनेटिव होता है इसका मतलब है केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि टू इन्फिनेटिव का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैसिव वॉइस की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बी प्लस टू प्लस, एक क्रिया होती है बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको समझ लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि बी से मतलब अपना होता है, मैंने आपको पहले ही समझा कर रखा है, ए जो एम आर या सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बॉच और बर होगा, और इनके साथ में टू आएगा और टू के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा। अब यहां पर अपन टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, यानी बी टू, बी से मतलब मेरा है एजीएमआर या बॉजबर, और इसके बाद में टू दिया गया होता है। पहले आप समझ लीजिएगा कि इस बी टू क्रिया का प्रयोग कहां किया जाता है, कि जब किसी कार्य में कर्ता उस काम को करने के लिए इच्छुक होता है, जहां काम को करने के लिए इन्वॉल्व होना चाहता है सब्जेक्ट, बिलिंग होता है, ऐसी स्थिति में हमें B2 का प्रयोग करना होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई एम टू टीच माई क्लास। अब देखिए इसका मतलब है मुझे अपनी कक्षा पढ़ानी है, मुझे अपनी क्लास पढ़ानी है। अब यहाँ M2 जो आ रहा है, M2 का मतलब है, मैंने समझा दिया, B का मतलब होगा एज एम आर बॉजबर, उसके बाद में टू आएगा और टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां देखो तो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। और इस B2 का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर कर्ता किसी काम को करने के लिए बिलिंग होता है, द सब्जेक्ट इज बिलिंग टू इन्वॉल्व इन द एक्शन, काम को करने में या किसी कार्य में इन्वॉल्व होने में वो विलिंग होता है, इच्छा होता है। देखिए सेंटेंस में दो बोल रहा हूं, एक तो मैं कह रहा हूं कि आई एम टू टीच माई क्लास, मुझे अपनी क्लास पढ़ानी है, और मैं ये कहता हूं मुझे अपनी क्लास पढ़ानी पड़ती है।
यदि मैं कहता हूं क्लास पढ़ानी पड़ती है, इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट जो है वो बिलिंग नहीं है, वो किसी फोर्स के कारण, उस पर कोई दबाव है इसलिए वो कार्य कर रहा है। तो वहां तो आता है अपना है प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जहां कर्ता खुद काम करने के लिए इच्छुक होता है वहां बी टू का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर क्या होगा? इज टू हो सकता है, एम टू हो सकता है, बॉज टू। और देखिए जैसे ही इज टू ओपन हिज शॉप, उसे अपनी दुकान खोलनी है। बी वर टू प्ले ए मैच। तो इन सभी वाक्यों को हम देख रहे हैं। अब इसका देखो पैसिव बना करके देखिए, पैसिव क्या बनेगा? पहले का देखते हैं हम, फर्स्ट का, सेकंड और थर्ड। 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो पहला नियम ये होता है कि इसका जो पैसिव कन्वर्ट किया जाएगा, यानी ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर अपना बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसका जब पैसिव बनाया जाएगा, पैसिव, तो इसे पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे क्या कि बी जो होगा, बी से मेरा मतलब है इज या एम या आर या बॉज या बर, जो भी दिया गया है। उसके बाद में टू आएगा, टू के बाद बी आएगी और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो इस स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। अब इसको आप समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है अपना, बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहां पर M2 का मतलब हो गया B2 और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? फर्स्ट नियम वही, ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए। तो आपने ऑब्जेक्ट को आगे लिया, माई क्लास, ठीक है। फिर हमने कहा एजीएमआर, जो भी बॉज पर जो भी दिया गया है उसे आप यथावत रखिए। तो आई के लिए यहां एम आया था, तो अब यहां पर लगाएंगे हम एच, ठीक है। और उसके बाद मैं कह रहा हूं टू आएगा, टू भी अपना यथावत रहेगा और टू के बाद में आपको बी लगाना है। अब देखिए मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म, तो यहां पर जो टीच दिया गया है इसका तीसरा फॉर्म हम यहां पर लगा देंगे, टॉट बाई और कर्ता जोड़ दो मी। सेकंड देखिए वही ऑब्जेक्ट ले आएंगे आगे, हिज शॉप, ठीक है। तो इज टू बी ओपन, क्रिया है आपकी ओपन, उसका तीसरा फॉर्म लगा दीजिए, ओपन बाई हिम। तो इस प्रकार से B2 क्रिया का पैसिव बनाया जाता है। और देखिए उदाहरण, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? बी वर टू प्ले ए मैच। तो देखिए ये मैच आप यहां से स्टार्ट कर देंगे, ए मैच बॉज, ध्यान दीजिएगा, ए मैच बॉज। अब यहां पर बर दिया गया है, वो बी के हिसाब से आया था। अब आप बात करेंगे तो ए मैच के हिसाब से आप लगाएंगे तो बॉज आ जाएगा। और उसके बाद में मैंने कहा टू लगाना है, बी और क्रिया का तीसरा फॉर्म प्लेट, ठीक है। प्लेट बाय अस, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्रिया का पैसिव बनाया जाता है। यानी जो B2 होता है, बी और बी का मतलब हो गया यहां पर इज एम आर, या पास्ट में आ जाएगा तो बॉज बर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसका जो पैसिव बनेगा वो बन जाएगा किससे कि
बी तो यथावत रहेगा। अब देखो इसको समझ लीजिएगा कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या आया। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या बना है, तो इसका पैसिव जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, यानी बी क्रिया तो अपनी यथावत रहेगी। बी का मतलब एज एम आर जो फॉर्म दिया गया है, एज एम आर या बॉच या बर। अब बेटा पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। अब ये तो एक स्ट्रक्चरल बात मैंने आपको बताई कि यदि ऐसा हो तो ऐसा बना दो, लेकिन मैंने इस प्रकार से ऐसे कैसे बनाया है, इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा समझिएगा। मैं कह रहा हूं बी क्रिया है, उसके बाद में टू आ रहा है, और हमारा नियम कहता है कि टू के बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो बेयर इन्फिनेटिव की होती है, ठीक है। यानी यहां पर यदि हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बेयर इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल में देखो यहां पर टू के बाद में टीच आ रहा है, तो टीच कैसी क्रिया है, बेयर इन्फिनेटिव है। टू के बाद ओपन आया, ओपन कैसी क्रिया है, बेयर इन्फिनेटिव है। टू के बाद में प्ले आया तो प्ले कैसी क्रिया है, बेयर इन्फिनेटिव क्रिया है। अब बच्चों आपको पता होगा कि जब हम बी का रूप लगाते हैं, यहां एक तो ये ऑक्सिलरी हो गई। अब बी का जब हम रूप लगाते हैं तो आपको पता है कि बी क्रिया का उचित रूप लगाया जाता है, और वो बी क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, तो हमने नियम पढ़ा था कि बी क्रिया मुख्य क्रिया के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया कौन होगी, ये है फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पर फॉर्म कौन सा है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। ये बेयर इन्फिनेटिव की क्रिया है। तो बताइए बी का कौन सा फॉर्म आएगा, तो यहां पर साय क्रिया आपने मान लो जो दी गई है उसको यथावत रख दिया और आपने टू लगा दिया। अब टू के बाद में बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आएगा तो मुख्य क्रिया को देख लीजिए कौन से फॉर्म में, तो बेयर में है, तो बी का बेयर इन्फिनेटिव लगा दिए सी एस की जगह पर। तो बी का बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म जो होता है वो बी बनता है, ठीक है। और उसके बाद में पैसिव में आप जानते हैं कि एक्टिव में चाहे कोई सा भी फॉर्म दिया गया हो उसे पैसिव में थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका डेरिवेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम b+2 का पैसिव बनाते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि B2 का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए इच्छुक होता है, ठीक है। B+2 plus first form is used in the condition when the subject is willing to involve some action। जब कर्ता किसी एक्शन में वॉलंटियरली विलिंगली वो स्वेच्छा से किसी काम को करने के लिए इच्छुक होता है, वहां पर B2 का प्रयोग किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। अब हम बात करते हैं एक अगली चीज की कि B2 के अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर और होता है। एक होता है हैव टू। अब मैं बात करूंगा हैव +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो वही बनेगा। अब देखिए हैव से मेरा मतलब क्या है, यहां पर मैंने कहा हैव, तो मेरा हैव से मतलब मैं हैज भी कहूंगा, यहां पर हैव भी हो सकता है, यहां पर हैड भी हो सकता है। हैव से मेरा कहने का मतलब है हैज हैव हैड, ठीक है। वैसे ही इसका जब पैसिव बनाया जाएगा तो अपना हैव यथावत रहेगा, और वही हैव की बात भी हम यहां पर करेंगे कि ये हैज भी हो सकता है, ये हैव भी हो सकता है, या ये हैड भी हो सकता है। ये टेंस के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। इसके बाद में टू आएगा और टू के बाद में बी क्रिया आएगी और बी क्रिया के बाद तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका एक्टिव का, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पैसिव का।
तो देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए कि हेड टू होता क्या है। जैसे अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा था बी टू, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी अभी हम पढ़ रहे थे कि क्रिया होती है बी, और बी के साथ में आता है टू, और टू के साथ में आता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी एक तो फॉर्म हो गया आपका बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा आपका स्ट्रक्चर है हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि बी टू क्रिया का प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्ता सब्जेक्ट इज बिलिंगली wants to involve in the action। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता बिलिंगली इच्छा से किसी काम को करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहता है। और जहां पर कर्ता स्वयं काम करना तो नहीं चाहता, लेकिन उस पर किसी कार्य करने का उस पर एक प्रेशर होता है, और मैं कहूं तो उसके ऊपर एक फोर्स होता है वहां पर। यानी जहां पर फोर्स का भाव होता है, ठीक है। और यहां पर जो बात होती है वो बिलिंगली होती है, यानी कर्ता यदि इच्छुक है, ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो बिलिंग होगा, यहां पर जो होगा कर्ता पर फोर्स होगा। अब देखो, दो वाक्य देखिए, मैंने कहा मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ा, यानी आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट बट आई हैड टू गो। मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे पर प्रेशर था। दूसरी मैंने बात कही कि आई वॉज टू गो टू स्कूल, आई वॉज टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना था, इसका मतलब मैं जाना चाहता था। तो जहां पर बिलिंग होगा, इच्छुक होगा कर्ता, वहां तो आएगा बी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जहां पर उस पर फोर्स होगा काम करने के लिए, उस पर कोई दबाव होता है, वहां पर आप हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं पैसिव हैव टू का। तो देखिए, आई या सी हैव टू द फ्लोर, या मैं कहूं सी हैड टू क्लीन द ग्राउंड। इसका उसको ग्राउंड साफ करना पड़ा। तो पैसे मैंने बनाया द ग्राउंड हैड और टू, यानी हैड टू तो अपना यथावत रहेगा, हैव टू यथावत रहेगा। अब हैव से मतलब मेरा है या बैड कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद में मुझे लगाना है बी, और मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। हैड टू बी क्लीन, थर्ड फॉर्म आएगा क्लीन्ड बाई हर। और देखिए, माई फादर has to buy a new mobile for me। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे, तो इससे हम बना लेंगे, चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, ए न्यू मोबाइल हैज टू बी बॉट। ठीक है, फॉर मी बाई माई फादर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है,
दे हैव टू write a letter to the प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी दो हैं, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ए लेटर हैज टू बी रिटन बाई, टू पहले ऑब्जेक्ट आएगा, टू द प्रिंसिपल बाई देम। तो हैव टू का जो पैसिव बनाया जाता है, इस प्रकार से हैव टू का पैसिव भी बना सकते हैं। अब चलिए इससे बात करते हैं अगली की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल इससे आप बना सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ब्रदर had to finish his work। ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे वही ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। पहला नियम लग गया, हिज वर्क, हेड अपना यथावत रहेगा, टू अपना यथावत रहेगा, और टू के बाद बी लगाना है, क्रिया की तीसरी फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड। ठीक है, और बाई से कर्ता जोड़ दो, माई ब्रदर। स्ट्रक्चर अपना यही रहेगा, और इस प्रकार से आप किसी भी हैव टू का पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तीसरा स्ट्रक्चर। एक तीसरा स्ट्रक्चर आता है, बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। पहले बच्चों समझिएगा कि ये बी गोइंग टू होता क्या है। पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास। अब वास्तव में देखा जाए, एजेएमआर के साथ में जो आईएनजी फॉर्म आ रहा है, एज प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है, वास्तव में यदि इस क्रिया के एक्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो ये फ्यूचर का टेंस है। यदि स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एजेएमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि हम इसके एक्शन को देखते हैं तो ये फ्यूचर है। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास, इसका मतलब आई विल स्टार्ट माई क्लास। इसका मीन क्या है कि मैं अपनी कक्षा शुरू करने जा रहा हूं, सब बच्चे बैठ जाइए, अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया है, मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने वाला हूं। यानी यदि कोई एक्शन विल बी स्टार्टेड इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में शुरू होगा, यदि कोई क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है तो ऐसे एक्शन के लिए बी गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। यदि कोई क्रिया निकट भविष्य में स्टार्ट होने वाली है, इफ द एक्शन इज गोइंग टू बी डन इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कोई काम होने वाला होता है, उस कंडीशन में हम बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं या बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। यानी बी गोइंग टू जो है ये किस बात को दिखाता है, ये नियर फ्यूचर को शो करता है। नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर के एक्शन को दिखाएगा। इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए अब मैंने बात की कि बी आएगा, बी के साथ में गोइंग आना चाहिए और गोइंग के साथ में फर्स्ट फॉर्म सॉरी टू आना चाहिए और टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसका जो पैसिव बनेगा ठीक है, इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो बी यथावत रहेगा। अब देखो यहां पर जो मैं बी की बात कर रहा हूं, बी से मेरा मतलब है इज, एम, आर, वॉच, बर। यहां पर जो मैं बी की बात करूंगा मेरा मतलब वही इज, एम, आर, वॉच और बर से होगा। इसके साथ में गोइंग जो दिया गया है उसको यथावत रखना है और उसके साथ में जो टू आएगा उसको यथावत रखना है और टू के साथ में बी लगा दो और जो क्रिया दी गई है उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो बेटा देखिएगा अब ये स्ट्रक्चर को मैंने इसमें बदल दिया है, यानी ये स्ट्रक्चर आपका एक्टिव का है, ठीक है, और इसको हमने बदल लिया किस में, ये स्ट्रक्चर अपना पैसिव का होगा। इसका पैसिव इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है, इसका पैसिव बनेगा ये इस तरीका से। अब थोड़ा ध्यान दो कि बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम यथावत रखते हैं, उसके बाद जो गोइंग लगा हुआ है गोइंग टू, इस गोइंग टू को भी बी गोइंग टू को यथावत रखा जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहां पर बी क्यों आ रहा है, तो देखिए बच्चों ये टू के बाद आने वाली क्रिया फर्स्ट फॉर्म की है यानी बियर इन्फिनेटिव की है, ये क्रिया बियर इन्फिनेटिव की है और आपको पता है कि बी क्रिया का फॉर्म जो होता है वो मुख्य क्रिया के अकॉर्डिंग होता है। तो एक्टिव में जब हम देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया बियर इन्फिनेटिव की है तो पैसिव में ये क्रिया किसकी हो जाएगी, वही बी का, पैसिव में जब बनाएंगे तो बी का बियर इन्फिनेटिव लगाएंगे इसलिए बी लगाया जाता है और पैसिव में हमेशा मुख्य क्रिया को तीसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो माई क्लास, माई क्लास, ठीक है, इसको हम यथावत रखेंगे इज गोइंग और टू को मैंने यथावत रखा है, माई क्लास इज गोइंग टू, गोइंग टू को यथावत रखा। अब हमें पैसिव किसका बनाना है ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मुख्य क्रिया वो स्टार्ट है, तो बच्चों ध्यान रखें कि जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका जो पैसिव बनता है इसका पैसिव बनता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए हमने इसको यहां तक तो एच इट उतार लिया यानी सहायक क्रिया लिख लिया, गोइंग टू लिख दिया और गोइंग टू के बाद में जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है इस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसे बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी स्टार्टेड। बाई मी। और उदाहरण देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए he is going to open
ए न्यू बिजनेस, वह एक नया बिजनेस खोलेगा। ठीक है, अब देखिए खोलने वाला है या खोलेगा, वही फ्यूचर की क्रिया है। तो यहां पर जो पैसे बनाना है आपको, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसे बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को आगे ले लो, ए न्यू बिजनेस, ठीक है, इज गोइंग, और टू के बाद में आपको बी लगाना है, बी, और क्रिया को तीसरे फॉर्म ले जाओ, ओपन्ड। ठीक है, बाई हिम और फुल स्टॉप। तो हम कहें इस प्रकार से हम गोइंग टू का पैसे भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद बच्चों आपको समझ में आई होगी ये बात। तो आज की क्लास में हम केवल गोइंग टू तक का पैसे पढ़ेंगे। इसके बाद के पैसिव की जो बात, और इससे एडवांस लेवल पर हम जो पैसे पढ़ने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आदि प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन क्वेश्चंस, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप कमेंट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इसके बाद की बातें करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।